लिखा है कॉमन कंडीशन ऑफ हार्ट। तो आज का क्लास के अंदर हम कुछ कंडीशंस हैं हार्ट की और वेसल्स की, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पर्टिकुलर सिलेबस का पार्ट हो और जहाँ तक आपका एग्ज़ाम का संबंध है, ये एक कॉमन डिजीज़ है जो शायद आपको पूछ ले एग्ज़ाम के अंदर। तो हम हमारा डिस्कशन चालू करते हैं पहले डिसऑर्डर से कार्डियोलॉजी के अंदर, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। आप जानते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि साहब ब्लड जब वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता है तो उस समय वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, अप्लाई करता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है उसको हम बोल सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब ब्लड इस वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है तो हम बोलते हैं हायर डिग्री ऑफ फोर्स exerted by blood against the wall of blood vessels when your heart is causing systole, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। इसी प्रकार डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे? जब लेसर डिग्री का फोर्स ब्लड अप्लाई कर रहा है वेसल का वॉल के ऊपर, जब हमारा हार्ट डायस्टोल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के दो पैरामीटर हुए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है, उस समय जो फोर्स एक्सर्ट होता है ब्लड का वेसल का वॉल के ऊपर, उसको आप क्या बोल रहे हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दूसरा पैरामीटर क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? लेसर डिग्री का फोर्स ब्लड अप्लाई कर रहा है वेसल का वॉल के ऊपर, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या हार्ट क्या कर रहा है? डायस्टोल कर रहा है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल अगर हम देखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर बोला गया है अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 120 बटे 80 mm ऑफ Hg है, तो हम बोलेंगे वह इंडिविजुअल कैसा है? नॉर्मोटेंसिव है। उसका बीपी क्या है? नॉर्मल है। हमारी जो कंडीशन है जिसका नाम है हाइपरटेंशन, इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर है वह क्या है? बढ़ा हुआ है। तो हम उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर वाले डिसऑर्डर के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं हाइपरटेंशन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या करता है। तो हम इसको मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करें तो हम बोलते हैं ये एक क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर, अ क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय persistent रेज ऑफ इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर से डिफाइन करें तो हम बोलते हैं ये एक क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर, अ क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय persistent raise of इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक है वह 140 और डायस्टोलिक है वह 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये एक क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन है जो प्रदर्शित होती है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के द्वारा। आप देखोगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वह परसिस्टेंट क्या है? बढ़ा हुआ है,
उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm/Hg से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है एक प्रकार का इम्पोर्टेंट कॉज माना गया है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। हम बोलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। मतलब अगर आप हाइपरटेंशन को देखें तो हाइपरटेंशन एक कॉमन एजेंडा है, और आपके अंदर ये सिलेबस में भी लिखा है कॉमन कंडीशन ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। तो हम देखें कि हाइपरटेंशन जो है वह एक इम्पोर्टेंट कारण है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। हम इसको बोलते हैं कि साहब ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि मरीज के अंदर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, फिर भी उस मरीज को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भान नहीं होता है, और जब उसको ज्ञात होता है तब तक ये जो ब्लड प्रेशर है वो बॉडी के किसी ऑर्गन को क्या कर देता होगा? ट्रोमेटाइज करता होगा। किसी ऑर्गन को क्या करता होगा? अफेक्ट करता होगा। और जब वो ऑर्गन अफेक्ट होता है तब हमें एहसास होता है कि इस इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ा हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये साइलेंटली इंडिविजुअल के अंदर अपने हाइपरटेंशन एक कॉमन एजेंडा है जो आपको CHO के पर्सपेक्टिव से भी समझना है, एज अ नॉर्मल बीइंग के बढ़ा हुआ है तो उस इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती है। और आजकल की एरा के अंदर देखा जाए तो एक कॉमन इशू है, और इस कॉमन इशू को मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल हैं वो सफ़र हैं। इस कॉमन इशू से बहुत सारे इंडिविजुअल सफ़र हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाइपरटेंशन एक कॉमन एजेंडा है जो आपको CHO के पर्सपेक्टिव से भी समझना है, एज अ नॉर्मल बीइंग के पर्सपेक्टिव से भी समझना है। तो फिर से बोलता हूँ क्या है ये? तो हाइपरटेंशन का मतलब सिंपल होता है कि ब्लड प्रेशर किसी इंडिविजुअल का अगर बढ़ा हुआ है तो उसको आप क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब हम उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि यह एक प्रकार की मेडिकल सिचुएशन है जहाँ पे मरीज का BP परसिस्टेंट बढ़ा हुआ है। मतलब 24 आवर्स के अंदर अगर आप देखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उस क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है वो अपनी हायर रेंज की तरफ है। अब इन्होंने पैरामीटर क्या बोल रखा है? जो सिस्टोलिक है वो 140 से ज़्यादा होगा शायद, और जो डायस्टोलिक है वो 90 mm/Hg से ज़्यादा होगा। तो उस सिचुएशन का नाम क्या है? हाइपरटेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोली? कि यह एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। आप बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन होना किसी इंडिविजुअल के अंदर रिस्की हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो इस इंडिविजुअल को अफेक्ट भी कर सकता है, और इस इंडिविजुअल के मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हम बोल रहे हैं इसीलिए कि यह एक प्रकार का साइलेंट किलर है। यह एक प्रकार का क्या है? साइलेंट किलर है। यह प्रिकर्सर है बहुत सारी बीमारियों का, और आजकल की एरा में देखें तो यह एक कॉमन एजेंडा है। तो कुल मिला के जो भी सिचुएशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंशन बोल रहे हैं। तो क्या है? क्रोनिक मेडिकल सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय persistent raise of individual blood pressure. Systolic is more than 140 mm/Hg, diastolic is more than 90 mm/Hg. That time that particular scenario is termed as hypertension. ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट है साहब, क्या इसके टाइप है हाइपरटेंशन के? क्या इसके प्रकार हैं? तो अगर हम देखें मरीज के ब्लड प्रेशर को असेस करते हुए, तो जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है यहाँ पे आपको। जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है उसके तहत हम हाइपरटेंशन को शायद ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एक मरीज के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो मैं कब बोल रहा हूँ नॉर्मल ब्लड प्रेशर? अगर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टोलिक, और ये क्या है भैया? डायस्टोलिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कब बोला जाएगा? अगर किसी मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 120 से कम है, और डायस्टोलिक है वह 80 mm/Hg से कम है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं?
नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं साहब प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको आप एलोबरेट कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ों को अच्छे से लिखा जाए। प्री हाइपरटेंसिव स्टेट का क्या मतलब है? प्री हाइपरटेंसिव स्टेट का मतलब है कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर है वो 120 से 139 तो है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक है 80 टू 89, तो उस सीन को हम क्या बोल रहे हैं? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन. What blood pressure you observe while assessment in individual depend upon that we are classifying this particular type. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मरीज में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के पैरामीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तब बोला जाएगा जब मरीज का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है वो 120 से कम है, जो डायस्टोलिक है वो 80 mm/Hg से कम है, तो आप इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कब बोलेंगे? जब मरीज का ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 के बीच में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। फिर हम तीसरा यूज़ करते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 के अंदर अगर आप देखें तो क्लाइंट का जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वह 140 टू 159 होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 टू 99 mmHg होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से ज़्यादा है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 mmHg से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और बहुत बार हम शब्द यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर क्या होगा? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 mmHg से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो यूजुअली इंडिया में फॉलो हो रहा है और आपका जो हैरिसन का बुक है उसके अंदर मेंशन है। इसमें क्या बोला है? अब नॉर्मोटेंसिव तब बोला जाएगा मरीज को जब उसका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम है, तो आप इसको बोलेंगे नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल। प्री हाइपरटेंसिव कब बोलेंगे? जब मरीज का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से 139 है, डायस्टोलिक वो 80 टू 89 है, आप इसको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलेंगे। स्टेज 1 कब बोलेंगे? जब मरीज का ब्लड प्रेशर 140 से 159 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है वो 90 टू 99 के बीच में है, तो आप इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। और स्टेज 2 कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा है, जब डायस्टोलिक है वो 100 mmHg से ज़्यादा है, तो शायद हम इसको स्टेज 2 बोलते हैं। लेकिन आजकल एक और टर्म यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें क्या बोला गया है? सिस्टोलिक जो है वो 180 mmHg से ज़्यादा है और डायस्टोलिक है वो 120 mmHg से ज़्यादा है, तो आप उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोल सकता है इंडिविजुअल इज हैविंग स्टेज 1 हाइपरटेंशन, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज होना चाहिए कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज क्या है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, कब हम शब्द यूज़ करेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस को, या आपको बोला जाए कि एक मरीज़ हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि उसके जो ब्लड प्रेशर के पैरामीटर हैं वह शायद ऐसे हो सकते हैं। तो ये एक क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है जो आपको समझना है। 2017 के अंदर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक और क्लासिफिकेशन दिया, वो भी मैं बता देता हूँ, बाय चांस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या बोला है, वही बात लिख रहा हूँ। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए तो उन्होंने बोला है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मैं कब बोलूँगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर? तो अगर बीपी किसी इंडिविजुअल का 120 से कम है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 mmHg से कम है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। फिर उन्होंने शब्द यूज़ करा एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। जो सिस्टोलिक है वो 120 टू 129 है और जो डायस्टोलिक है वो अभी भी आप बोल सकते हैं 80 mmHg है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं एलिवेटेड बीपी। फिर
स्टेज 1 शब्द यूज़ करा, जहाँ पे उन्होंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 130 से 139 रखा और डायस्टोलिक को 80 टू 89 रखा। तो इसको उन्होंने क्या बोला? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब बोला? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को तो 140 से ज़्यादा कर दिया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 90 से ज़्यादा कर दिया, तो उसको बोल दिया स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और वही बात है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, 180 से ज़्यादा है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एवं 120 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल रहे हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ने क्लासिफिकेशन दिया था हाइपरटेंशन का, और उन्होंने ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को देखा, सिस्टोलिक कितना, डायस्टोलिक कितना, और उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज करा। तो उन्होंने नॉर्मोटेंसिव का तो वही रखा कि अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg से कम है, तो उसको उन्होंने बोला कि भैया इसको तो क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। फिर एलिवेटेड कब बोला? अगर सिस्टोलिक है वो 120 टू 129 है, लेकिन डायस्टोलिक अभी भी 80 या 80 से कम है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि साहब मरीज का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेज 1 उन्होंने बोला, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 139 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 है, तो उसको उन्होंने बोल दिया स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 बोला, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 190 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है, तो उन्होंने इसको बोला स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस 180 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आप उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल रहे हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन हैं जो आपको समझने हैं। यूजुअली ये इंडिया में फॉलो कर रहे हैं हम, और इसको अगर देखा जाए तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। और दोनों को अगर आप देखते हैं तो जहाँ पे हम स्टेज 1 बोल रहे हैं और इधर अगर आप देखते हो तो उसी में स्टेज 2 आ जाए। तो कुल मिला के आपको समझना है, बाय चांस आपको पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इफ इंडिविजुअल ब्लड प्रेशर इज फॉलिंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, व्हाट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन ही इज़ हैविंग, तो आप उसको बता पाओगे कि मरीज़ के अंदर कौन सा हाइपरटेंशन है। तो कुल मिला के ये एक क्लासिफिकेशन है जो आपको समझना है। इसको बच्चों हम बोलते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कि मरीज का बीपी कितना होता है उसका हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो हम ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम इटियोलॉजी के हिसाब से भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या शब्दों का प्रयोग करा गया है। तो यहाँ पे बोला गया हाइपरटेंशन को शायद हम निम्नलिखित भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये मेन है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। वाइट कोट हाइपरटेंशन, कर सकते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये मेन है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। वाइट कोट हाइपरटेंशन, हमेशा बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आप बोल सकते हैं आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये अलग अलग शब्द हैं जो यूज़ किए जाते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। जैसे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन तो ब्लड प्रेशर के हिसाब से था, एक और क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन का जहाँ पे हम शब्द यूज़ करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वाइट कोट हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब इनका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, फिर लास्ट में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब यही है कि यह वही हाइपरटेंसिव क्राइसिस है जिसके बारे में हमने देखा था। अगर इंडिविजुअल का जो ब्लड प्रेशर है
वह कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं कि साहब सिस्टोलिक है 180 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक है वो 120 से ज़्यादा है। तो आप उस कंडीशन को बोलोगे एक क्राइसिस वाला सिचुएशन, एक मैलिग्नेंट सिचुएशन, जहाँ पे बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस बढ़ी हुई बीपी का वजह से आपके बॉडी का कोई भी वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो उस इमरजेंसी वाले हाइपरटेंसिव क्लाइंट के अंदर हम शब्द क्या यूज़ करेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो जैसे मैंने हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोला था, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब है कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ और इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उसका बॉडी का कोई भी वाइटल ऑर्गन उसका वजह से अफेक्ट हो सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइप को क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलेंगे। शायद बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक है वो 180 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक है वो 120 mmHg से ज़्यादा है, आप इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे दो और टाइप लिख रखे हैं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन ब्लड प्रेशर का ओनली सिस्टोलिक पैरामीटर बढ़ा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई क्लाइंट का ब्लड प्रेशर है 170/80 mmHg, तो आप इस टाइप को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। यूजुअली हम देखते हैं जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पे हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर क्या है साहब? ये एक प्रकार है हाइपरटेंशन का जहाँ पे ओनली सिस्टोलिक पैरामीटर ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि मरीज के अंदर 170/80 mmHg अगर किसी क्लाइंट का बीपी है, तो आप देखोगे सिस्टोलिक पैरामीटर तो बढ़ा हुआ है, लेकिन डायस्टोलिक है वो कहीं ना कहीं क्या है? नॉर्मल है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलूँगा। कोई पूछ ले अगर कि साहब एक मरीज को आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर प्रोबेबल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे साहब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी समस्या हो सकती है जहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जनरली हम देखते हैं वहाँ पे इस टाइप का हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। दूसरा मैंने बोला था आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर अगर आप देखते हो तो सिस्टोलिक पैरामीटर जो है वह शायद उतना नहीं बढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर का पैरामीटर आ रहा है वह आ रहा है 130/100 mmHg। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप रिलेटिवली देखेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शायद प्री हाइपरटेंसिव स्टेज के अंदर है, लेकिन डायस्टोलिक पैरामीटर है वो बढ़ा हुआ है। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो ये बहुत इजी है, इनमें ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या है। तो यहाँ पे शायद हम ऐसा कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है जिसको हम बोले थे वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि जनरली वाइट कोट मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो वाइट एप्रन पहनते हैं। अब इसको समझाने के लिए इस शब्द को यूज़ करें कि एक इंडिविजुअल नॉर्मल सरकमस्टांसेस के अंदर तो नॉर्मोटेंसी, जैसे वह घर में है तो शायद उसका बीपी क्या है? नॉर्मल है। लेकिन जब उस इंडिविजुअल को आप हॉस्पिटल लाते हैं या उसको कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो असेस करता है, तो उस समय आप देखते हो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। फॉर अ टाइम बिंग, फॉर अ टाइम बिंग किसी इंडिविजुअल का बीपी, इंडिविजुअल को आप हॉस्पिटल लाते हैं या उसको कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो असेस करता है, तो उस समय आप देखते हो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। फॉर अ टाइम बिंग, फॉर अ टाइम बिंग किसी इंडिविजुअल का बीपी बढ़ जाता है विशिष्ट परिस्थितियों में, तो आप उसको क्या बोलते हैं? वाइट कोट हाइपरटेंशन।
लाइकवाइज एक और टाइप है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। आप पढ़े हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, जिस नाम से मालूम पड़ रहा है कि इंडिविजुअल जब लेडी नॉन प्रेग्नेंट थी तो वो शायद नॉर्मोटेंसी थी, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो देखिए ये शब्द है, ये नॉमेनक्लेचर हैं जो यूज़ करे जाते हैं बहुत बार हाइपरटेंशन को डिफाइन करने के लिए। तो आपको समझना है क्या मतलब होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस का, क्या मतलब होता है सिस्टोलिक आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का, क्या मतलब होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन का, क्या मतलब हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर हैं जो आपको समझने चाहिए हाइपरटेंशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट जो टाइप मैंने लेफ्ट करी है, जिसके अंदर मैंने बोला प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये आपको अच्छे से सुनना है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हम देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन तो हम इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। यह एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जिसका कोई कारण नहीं है। चूंकि इसका कारण नहीं है तो उसको कभी कभार हम बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। मतलब इसका कोई कारण नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ प्राइमरी हाइपरटेंशन का क्या मतलब है। साहब यह एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जिसका कोई कॉज नहीं है जस्टिफाइबल, तो हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, क्योंकि अपने आप में ये कॉज है। चूंकि इसका कॉज नहीं है तो हम यहाँ पे शब्द क्या यूज करें, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। अगर देखें तो अराउंड 80 to 90% इंडिविजुअल जो हमको हाइपरटेंशन में मिलेंगे उनको कौन सा हाइपरटेंशन मिलेगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसीलिए इसका नाम कर दिया एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो देखिए यहाँ पे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन को इडियोपैथिक हाइपरटेंशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका कोई जस्टिफाइबल कॉज नहीं है। अगर कोई भी बीमारी अच्छे से उसका कारण हम कंक्लूड नहीं कर पाए हैं तो हम उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। इसलिए प्राइमरी का नाम दूसरा क्या हो गया, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी हाइपरटेंशन के जो क्लाइंट्स हैं अगर आप देखें ओवरऑल तो 100 में से 90 लोग आपको मिलेंगे जिनको कौन सा हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो कोई पूछेगा आपको कि यार वास्तविक टाइप का हाइपरटेंशन कौन सा है, तो हम बोलेंगे साहब जो सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि इसका कारण नहीं है, अपना आप में ये कारण है, आप बोल रहे हैं इसका नाम क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो दो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर। आपको पूछे कि ज़्यादातर केसेस हाइपरटेंशन के कौन से होते हैं या कौन से टाइप के होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कौन से होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन। कोई पूछे कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कॉज क्या है, तो आप बोलिएगा साहब इडियोपैथिक है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ शब्द यूज़ करता हूँ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या मतलब है कि साहब यह भी एक प्रकार का हाइपरटेंशन है जहाँ पे भी इंडिविजुअल का बीपी क्या है, बढ़ा हुआ है, लेकिन उस बढ़े हुए बीपी का एक कारण है और उस कारण को आप क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर पा रहे हो। जब आप किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी कारण को जस्टिफाई कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि इसका वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलिएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलिएगा। तो पहला दोनों में डिफरेंस यही हुआ, इसका कारण नहीं है और इसका कारण है। इसके कारण को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो इडियोपैथिक बोल रहे हैं, और क्योंकि हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब बात देखें कि साहब प्रिवलेंट कितने होते हैं, स्टेटिक्स क्या है, तो अराउंड 5 to 10% जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। मतलब आप देखो प्राइमरी हाइपरटेंशन तो 80 से 90% लोगों को होता है,
जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो ओनली 5 से 10% लोगों को होता है। तो आपको पूछा जाए तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये डेटा हैं जो ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं साहब प्राइमरी के क्या कॉज हैं, सेकेंडरी के क्या कॉज हैं। पहले हम सेकेंडरी से चालू कर दें ताकि आपके लिए प्राइमरी इजी हो जाए। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बोला कि साहब 5 से 10% लोगों को होता है, लेस प्रेवलेंट है, लेस मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉज मिलेगा। और ये जो कॉज है वह कॉज कर रहा है किसको, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है। अब प्रश्न है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण है। तो हम कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन पढ़ते हैं। ऐसे क्या कारण है जो मरीज के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं। तो कारणों में देखें तो न्यूमरस कॉजेज हैं, जैसे बहुत सारे रीनल डिसऑर्डर, जैसे हम देखते हैं एंडोक्राइन कंडीशंस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं। ये सब कारण हो सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे रीनल कॉजेज, रीनल कॉजेज में आप देखते हो तो क्रॉनिक किडनी डिजीज, यहाँ आप बोल सकते हो रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हम देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज या रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ये सब रीनल कंडीशंस हैं, रीनल डिसऑर्डर है। इन सब के अंदर क्या हुआ, इन सब के अंदर हमने देखा तो मरीज का जो GFR है वह क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। यूरिन आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया। तो मरीज में क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिया, तो मरीज क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव। तो बहुत क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एक कारण क्या होता है, रीनल कंडीशंस। तो बहुत सारी रीनल कंडीशन हो सकती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसके अंदर ओलिगोयूरिया हो रहा है, एनयूरिया हो रहा है, तो उस इंडिविजुअल में क्या होएगा, ओलिगोयूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन आउटपुट कम है। यूरिन आउटपुट नहीं है तो कहीं ना कहीं हाइपर वॉल्यूमिया होएगा और वह हाइपरटेंसिव हो जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा रीनल फेलियर में भी वही होना है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में वही होना है, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर भी आप देखते हो नेफ्रॉन को क्षति पहुंचती है। तो कुल मिला के ये रीनल कंडीशंस हैं, ये रीनल डिसऑर्डर हैं जो मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुछ एंडोक्राइन कंडीशंस भी हैं अगर आप देखें, जो भी इंडिविजुअल के अंदर कारण बन सकते हैं। जैसे एंडोक्राइन कंडीशन में आपने देखा होगा हाइपरथायरॉयडिज्म, आप सुने होंगे कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, हमने देखा फियोक्रोमोसाइटोमा, काफ़ी कुछ कंडीशंस हैं। तो एंडोक्राइन कंडीशन जिससे आपको क्वेश्चन ही पूछ ले कि निम्न में से सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण क्या है, और शायद इनमें से कुछ डाल दे। ऐसा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा एंडोक्राइन कंडीशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज हो सकता है, तो हमने देखा यार हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 बढ़ा हुआ है, BMR बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि कैटेकोलामिन की एक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में मरीज को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। हाइपर हो सकता है, क्यों, वहाँ BMR का रिलेशन नहीं है, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, जहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लेवल बढ़े हुए हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा हुआ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा हुआ है, आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा हुआ है, फ्लूइड का, सोडियम का क्या होगा, रिटेंशन होएगा, हाइपर वॉल्यूमिया होएगा, मरीज में क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आप देखते हो कैटेकोलामिन के लेवल बढ़े हुए हैं, एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, इनके लेवल बढ़े हुए हैं। तो आप देखोगे मरीज के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होएगा, और साइटोमा के अंदर आप देखते हो कैटेकोलामिन के लेवल बढ़े हुए हैं, एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, इनके लेवल बढ़े हुए हैं। तो आप देखोगे मरीज के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होएगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ देयर आर न्यूमरस कंडीशन विच कैन कॉज हाइपरटेंशन इन इंडिविजुअल।
इफ़ कंडीशन आर जस्टिफाई इनफ तो हम उसको सेकेंडरी में क्लासिफाई करें। आप देखें रीनल कंडीशन में तो जीएफआर यूरिन आउटपुट का कहानी था, यहाँ पे सब के अंदर कहानी अलग अलग है। तो एंडोक्राइन कंडीशन को भी हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आप देखते हैं जहाँ पे आईसीपी बढ़ा हुआ है, वहाँ पे अभी मैंने बोला था आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हमने देखा था। चाहे ब्रेन ट्यूमर है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी है या हेड इंजुरी है, एंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, ये ऐसी न्यूमरस कंडीशंस हैं। ब्रेन ट्यूमर हुआ, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी हुआ या हेड इंजुरी हुआ, एंसेफेलाइटिस हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, इन सब के अंदर आप देखते हो क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और उन सब के अंदर आप देखोगे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे रीनल कंडीशन हो गया, एंडोक्राइन सिचुएशन हो गया, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वह भी कॉज कर सकते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं, दवाइयों में कॉमन अगर आप देखें तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। कोई इंडिविजुअल है वह कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ले रहा है, तो उन इंडिविजुअल के अंदर आप देखोगे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपको दो बातें इंपॉर्टेंट समझनी है। एक तो ये लेस प्रिवलेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसका एक पर्टिकुलर कॉज है और उस कॉज को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कोई पूछे कि यार क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो ये कॉज हो सकते हैं, और ये कॉज अगर इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आप उसको क्या बोलिएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपको पूछे कि एक इंडिविजुअल के अंदर सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो सबसे कॉमन कौन सी कंडीशन है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएट होती है, तो आप बोलिएगा साहब रीनल डिसऑर्डर। ये जो रीनल डिसऑर्डर है वह कॉमन कॉज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। इसके अलावा एंडोक्राइन कंडीशंस भी हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मेडिकेशंस हो सकती हैं, ये सब के सब मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है हाइपरटेंशन के बारे में। तो ये हो गया सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। अब बात आती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो मैंने आपको बोला था क्या क्या नाम थे। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के साथ बहुत से नाम थे। हमने एसेंशियल हाइपरटेंशन बोला इसको, हमने इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोला, है ना। पहली बात क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। क्यों प्राइमरी है, तो सीधी सी बात है ये सेकेंडरी नहीं है इसलिए ये प्राइमरी। इसका कोई कारण नहीं है, ये अपने आप में कारण है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। दूसरी बात, इसको इडियोपैथिक क्यों बोला, क्योंकि इसका कोई कॉज नहीं है, इसलिए इसको हमने इडियोपैथिक बोला। तीसरी बात, इसको एसेंशियल क्यों बोला, इसको एसेंशियल इसलिए बोला कि अराउंड 80 to 90% इंडिविजुअल के अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा वह इस टाइप का हाइपरटेंशन ही मिलेगा। तो कोई पूछे कि यार वास्तविक केस कौन सा है, तो वास्तविक केस है तो आप इसको बोलेंगे कि वास्तविक टाइप का ये हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें ये हुई, एक तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका कोई कॉज नहीं है, उस कॉज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 80 से 90% जो लोग होते हैं जिनके अंदर हम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखते हैं, तो वो कौन सा टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन का ही होता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न है कि अगर मरीज के अंदर देखा जाए कि इसके कॉज क्या है, जैसे हमने सेकेंडरी के कॉज देखे, अब हम देखते हैं यार प्राइमरी क्यों होता है आखिरकार। तो मैंने जैसे बोला कि कॉज तो इसका कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है साहब, इडियोपैथिक। फिर भी क्यों होता है, तो कुछ इन्होंने प्रोबेबल कॉज बनाए, मतलब एग्जैक्ट कॉज तो जस्टिफाइएबल नहीं है। फिर भी हमने देखा कि फिर मरीज के अंदर बीपी क्यों बढ़ती है, तो फिर हमने देखा कि यार कुछ प्रोबेबल कंडीशंस हैं, कुछ प्रोबेबल कंडीशन है। जब आपका कारण प्रोबेबल हो जाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर। इसका मतलब कुछ रिस्क फैक्टर हैं, अगर यह किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हैं तो उसके अंदर बीपी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जो मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरस रिस्क फैक्टर हमने कंक्लूड कर दिए। हमने देखा साहब जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, आप देख रहे हो हेरिडिटरी,
फैमिली हिस्ट्री, एज को हम लाए हैं, सेक्स को हम बोल सकते हैं, रेस को हम लाते हैं, ओबेसिटी, हैबिट, ऐसे न्यूमरस कंडीशंस हैं। जेनेटिक मेकअप हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, एज ऑफ इंडिविजुअल, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, रेस, ओबेस व्यक्ति, हैबिट क्या है, डाइटरी पैटर्न क्या है, पर्सनैलिटी कैसा है, ये सब कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इन चीज़ों को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है। जैसे मैं देखूं कि एक मरीज जिसको प्राइमरी हाइपरटेंशन है, कोई पूछ रहा है कि यार इसका क्या कॉज है, तो मेरे को बोलना है सर इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है। तो फिर इसके अंदर क्या है, तो मैं बोलूँगा कि साहब इसके अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं और ये रिस्क फैक्टर हैं वह कहीं ना कहीं मिलजुल के, आप इसको बोलते हैं बेटा मल्टी फैक्टोरियल, हाइपोथेसिस, मतलब बहुत सारे रिस्क फैक्टर गेट टुगेदर होके मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और फिर अगर मरीज हाइपरटेंसिव होता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। जितने ज़्यादा फैक्टर इकट्ठे होंगे उतना ही इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ने वाला है। तो आपको ये समझना। अब मल्टी फैक्टोरियल हाइपोथेसिस के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनको हमने यहाँ पे देखा, तो हमने सबसे पहले लिया जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा गया ऐसे बहुत से फॉल्टी जीन होते हैं, मोर देन 20 फॉल्टी जीन वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड, और हमने देखा कि अगर किसी इंडिविजुअल के जीनोम के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर इस प्रकार के फॉल्टी जीन मौजूद हैं तो उसको हाइपरटेंशन होने की संभावना एक नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। पहला इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब हमारे जीन हमारे बॉडी के ट्रेट्स को डिसाइड करता है। आपका हाइट, आपका वेट, आपका लुक, हर कोई चीज़ है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो कहाँ पे है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अब जेनेटिक मटेरियल जो है आपका डीएनए जो है उनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो पर्टिकुलर ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं बोलता हूँ वह ट्रेट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्टी जीन हमने देखे और देखा कि अगर ये फॉल्टी जीन किसी इंडिविजुअल में मौजूद है तो उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन होने का संभावना एक नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। क्यों ज़्यादा होगा, तो उसके पीछे बहुत सारी पैथोलॉजी। किसी में हमने देखा जो रीनल फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाते हैं, किसी में देखा रास की एक्टिविटी हमने अल्टर्ड देखी, किसी में एंडोक्राइन डिसफंक्शन देखे, किसी के अंदर एंडोथेलियल डिसफंक्शन देखे, ऐसी न्यूमरस बातें यहाँ पे निकल के आती। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया जेनेटिक मेकअप, और चूंकि जेनेटिक मेकअप आ जाएगा तो वही कहानी हेरिडिटी और फैमिली हिस्ट्री में जाएगी। आपके जो ट्रेड्स है वो आपके बच्चे में जाएंगे, आपके जो जीन है वो आपके बच्चे में गए, उसके जो जीन है वो उसके बच्चे में गए, तो आपने जो गुण अपने बच्चे को दिए तो आप अवगुण भी दे जाओगे साथ। इसलिए हम हमेशा पूछते हैं किसी मरीज को हाइपरटेंशन है तो आप पूछते हैं उसको कि क्या आपके पिताजी को हाइपरटेंशन था, क्या आपके दादाजी को हाइपरटेंशन था। वो इसीलिए देखना का कोशिश हम कर रहे हैं कि मरीज के अंदर क्या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना। तो फैमिली हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं कंक्लूसिव हो गई। तीसरी बात आती है साहब एज। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें और स्पेशली हम क्लासिकल हाइपरटेंशन की बात करें जो कि प्राइमरी वाला है, तो एज इंपॉर्टेंट बात होती है। अब पहले तो एज हम बोलते थे एल्डरली इंडिविजुअल, अब एल्डरली के साथ आजकल आप देखते हो मिड एज जो होती है 40 ईयर्स, 50 ईयर, 60 ईयर, ये सब इंडिविजुअल प्रोन हो गए काहे के लिए, हाइपरटेंशन। इसमें मल्टी फैक्टोरियल बात है, चाहे आप इसको देख सकते हैं क्यों, तो इसमें स्ट्रेस लेवल की भी बात आ जाएगी, इसके अंदर हार्मोन्स की भी बात आ जाएगी, इसके अंदर बॉडी के
एडेप्टेशन की बात आ जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी जो एबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं समहाउ अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टर्म्स आते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। उम्र के साथ एथेरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होने की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। और चूंकि सिस्टमिक एथेरोस्क्लेरोसिस होएगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होएगा, मतलब आपके अंदर जो वेसल्स है उसमें सिस्टमिक फैट डिपॉजिट होने लगेगा, तो ल्यूमन नैरो हो जाएगा, तो बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपकी जो वेसल्स की ल्यूमन है अगर वो स्टीफ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हम एज के साथ देखते हैं। सेक्स में अगर हम देखें तो रिलेटिवली मेल आर मोर प्रोन। रेस में हम देखते हैं तो ये कहानी यहीं से जुड़ी हुई है, जेनेटिक मटेरियल, फैमिली हिस्ट्री वही उस रेस में जा रही है, तो रेस को भी हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो समहाउ इंटरेस्टिंग है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को। इसके अलावा ऐसी क्या बातें हैं, तो इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिनके अंदर एक बात आती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मरीज का डाइट कैसा है, मरीज का हैबिट कैसा है, मरीज की लाइफ स्टाइल कैसी है, मरीज की पर्सनालिटी कैसी है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब डाइट है, अगर आप डाइट जैसे खाते हो वैसे बनते हो, वही वाली बात है। अगर आपकी डाइट ऐसी है, आपकी डाइट में सोडियम ज़्यादा है, कैलोरी ज़्यादा है, मतलब ग्लूकोज ज़्यादा है, फैट, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो डाइट है वह हमें हाइपरटेंशन के लिए प्रोत्साहित करेगी। जितना ज़्यादा सोडियम है उतना ही बीपी बढ़ेगा, जितना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उतना ही बीपी बढ़ेगा, जितना ग्लूकोज ले रहे हो ज़्यादा, जितना मोनोसेकेराइड ले रहे हो, सिंपल शुगर ले रहे हो, जितना ज़्यादा जो बोले वो खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हाई सोडियम डाइट ले रहे हो, हाई कैलोरी डाइट ले रहे हो, अगर आप फैटी डाइट ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं मरीज के अंदर हाइपरटेंशन होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, तो सोडियम का तो सीधा ब्लड प्रेशर पे रिलेशन है, सोडियम उतना ही वाटर और उतना ही हाइपर वॉल्यूम यार मरीज हाइपरटेंसिव। लाइकवाइज अगर आप देखते हो कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो, कैलोरी को तो आप कंज्यूम कर ही नहीं रहे हो, ज़्यादा कैलोरी आपकी बॉडी में स्टोर होएगी तो मरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होएगा, वेट गेन होएगा, ओबेस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मरीज क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव। अगर आप फैट ज़्यादा ले रहे हो, लिपिड ज़्यादा ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सब ले रहे हो तो आप में एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होगा इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव। तो ये डाइट बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आजकल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू यही है कि खान पान की जो व्यवस्था है वो काफ़ी कुछ अव्यवस्थित हो गई। जितने ज़्यादा जोमेटो, टोमेटो, स्विगी आए हैं, लोग फिंगर फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जो मिले वो खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो जो ये आप खाना खा रहे हो उनमें ये जो तत्व हैं वह क्या है साहब, बढ़े हुए हैं। तो हम बोलते हैं डाइट ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, सोडियम ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या फैट ज़्यादा, उतने ही आप हाइपरटेंसिव होंगे। डाइट के साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल का आप बात करें तो इधर डाइट से भी आप जोड़ सकते हैं एक मरीज जो कि ओबेस है, एक मरीज जिसका वेट ज़्यादा है, मरीज जिसका बीएमआई ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, ओबेस है, वेट ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है, तो वह इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब जुड़ा हुआ है आपका हैबिट, है ना, डाइट, ये इम्पोर्टेंट बात है। हैबिट में आता है तो हैबिट में अगर हम देखें, स्मोकिंग हुआ, टबैको हुआ, कैफीन हुआ, निकोटीन हुआ, अल्कोहल हुआ। जितना ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं हुआ, निकोटीन हुआ, अल्कोहल हुआ, जितना ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, टबैको चू कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं,
जितना ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस ले रहे हैं, जितना ज़्यादा निकोटीन ले रहे हैं, जितना अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाएं। हम जानते हैं स्मोकिंग है, कैटेकोलामिन रिलीज़ करता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, मरीज क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव। टबैको में भी निकोटीन है, कैफीन भी वही स्टिमुलेशन का काम करता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली तंबाकू, गुटखा, कैफीन, निकोटीन या स्मोकिंग, इन सब के अंदर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स हैं, वह भी इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ स्टाइल में यही चीज़ आती है, क्या खाते हैं, क्या हैबिट रखते हैं, है ना। ये सब लाइफ स्टाइल के अंदर किया। पर्सनैलिटी हुआ या स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना ANS स्टिमुलेशन, उतना ही मरीज के अंदर BP क्या होएगा, बढ़ेगा। तो बात अगर देखा जाए तो खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, ये जो बेसिक बातें हैं, क्या खाते हो, क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, क्या शौक़ रखते हो, क्या काम करते हो, ये सब बातें जो हैं वो मरीज को हाइपरटेंसिव करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं अगर मरीज को या मरीज की लाइफ स्टाइल ऐसी है तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन हमने एक मल्टीफैक्टोरियल हाइपोथेसिस बोला और उस मल्टीफैक्टोरियल हाइपोथेसिस के अंदर हमने न्यूमरस चीज़ों को ऑब्जर्व करा, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और हमने देखा कि अगर यह चीज़ें किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन होने का संभावना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमने देखा जेनेटिक मेकअप में मैंने बोला, तो हम बोल सकते हैं साहब फॉल्टी जीन, क्या बोलते हैं, फॉल्टी जीन। फैमिली हिस्ट्री में वही फॉल्टी जीन आ गया। एज में मैंने बोला कि यहाँ पहले तो अल्डरली गोल्ड उठ गए थे, लेकिन आज में तो 40-50 के अंदर ही आप देखते हो हाइपरटेंशन के केसेस आना चालू हो जाते हैं। सेक्स में मेल ज़्यादा प्रोन होता है, क्यों, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन का बात है इसमें। रेस के अंदर तो रेस में वही जीनेटिक मटेरियल आएगा, तो रेस को भी हम उसी से लिंक कर सकते हैं। फिर बात आती है साहब, और इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं, एक मरीज की क्या हैबिट है। मैंने बोला ना, हैबिट के अंदर अगर स्मोकिंग, टबैको, निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल की बात आती है तो डेफिनेट बात है उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेंट हुआ, उतना ही ANS स्टिमुलेट होएगा, मरीज का ब्लड प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा। डाइट में कह रहा हूँ कि डाइट में ये है कि कोई पूछे कि भाई साहब क्या खाओगे, तो वो बोलेगा कि जो मिले वो खा लेंगे। अब जो मिले वो खा लेंगे मतलब सोडियम ज़्यादा खा रहा है, वो ज़्यादा मात्रा में कैलोरी ले रहा है, वो मोनोसेकेराइड ज़्यादा ले रहा है, शुगर ज़्यादा ले रहा है, समोसा कचौरी ज़्यादा खा रहा है। तो कुल मिला के अगर डाइट का कोई नियम नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहा है, तो आपने देखा था सोडियम का हाइपरटेंशन से रिलेशन था, फैट कोलेस्ट्रॉल का एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेशन था, शुगर का ओबेसिटी से रिलेशन है। तो कुल मिला के डाइट भी इम्पोर्टेंट है। तो डाइट भी हो गया, हैबिट भी हो गया। अब ओबेसिटी को अगर आप बोले तो मैंने बोला ना कि मरीज़ अगर ओबेस है, मरीज का वेट ज़्यादा है, मरीज ओबेस है, वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, तो बेटा उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होएगा और उसके अंदर हाइपरटेंशन होगा। पर्सनैलिटी की बात है, अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वह स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा, स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहा, वो टाइप A पर्सनैलिटी का इंडिविजुअल है, वो एग्रेसिव है, एंगर्स बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, उसमें बहुत ज़्यादा एंगर है, उसमें बहुत ज़्यादा अरोगेंस है, वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है। तो आजकल देखा जाए तो हर आदमी ऐसा ही है, हर आदमी हॉस्टाइल है, हर आदमी में घमंड है, हर आदमी एग्रेसिव है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सब के अंदर अगर ऐसा पर्सोना वाला कोई व्यक्ति है, आप इसको बोलते हैं बेटा टाइप A पर्सनैलिटी। तो टाइप A पर्सनैलिटी के अंदर आप देखोगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होएगा वो क्या मिलेगा, स्टिमुलेटेड मिलेगा ज़्यादा, कैटेकोलामिन क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे,
तो मरीज का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये समझना है, ये जितने फैक्टर ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो इनका जो इफेक्ट होएगा वो सिनर्जिक होएगा और हमारा इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव हो जाएगा। तो आपको ये समझना है, कॉज नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनको रिस्क फैक्टर बोल रहा हूँ। तो ये हो गया साहब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हमने देखा प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यह आपको पढ़ना था, समझना, इसके गो थ्रू होइएगा। अब बात आती है साहब हाइपरटेंशन के अंदर हम क्या साइन और सिम्टम्स देखते हैं। जनरली हाइपरटेंशन का साइन और सिम्टम्स डिपेंड करता है कि कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कितने समय से बढ़ा हुआ है, कौन सा कारण है, कौन सा टाइप है। ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि एक इंडिविजुअल जो कि हाइपरटेंसिव है उसके अंदर क्या मैनिफेस्टेशन आएंगे। तो आप सीधा बोलेंगे साहब मैनिफेस्टेशन डिपेंड करते हैं कि मरीज का बीपी कितना है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक मरीज का बीपी 140/90 mm/Hg है और एक मरीज का ब्लड प्रेशर है वो 210/100 mm/Hg है, तो दोनों के अंदर सिम्टम्स है वो विभिन्न होंगे। मैं बोलता हूँ एक मरीज अभी अभी हाइपरटेंसिव हुआ और एक मरीज है वो पिछले 5 साल से हाइपरटेंसिव है, तो उनके अंदर भी सिम्टम्स है वो अलग होंगे। कारण में मैंने बोला कि एक प्राइमरी का एक सेकेंडरी का है, तो उनका भी प्रेजेंटेशन अलग होएगा। टाइप का मतलब भी कहीं ना कहीं वही निकलता है। तो कुल मिला के ये चीज़ें डिसाइड करेंगे एक इंडिविजुअल के अंदर क्या फाइंडिंग आएगा जिसको हाइपरटेंशन। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं फाइंडिंग की हम चर्चा करें तो हम बोलते हैं साइन और सिम्टम्स में अगर देखा जाए क्लासिकली तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल कैसे रहेंगे बेटा, असिम्प्टोमेटिक रहेंगे। कैसे रहेंगे, असिम्प्टोमेटिक, मतलब उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। कोई सिम्टम्स कब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के द्वारा, तब तक मरीज में कोई फाइंडिंग नहीं आएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, तो अनिवार्य नहीं है कि उस मरीज के अंदर कोई फाइंडिंग आए। इसीलिए हमने वहाँ पे भी बोला था कि मरीज के अंदर हाइपरटेंशन को क्या बोला गया है, साइलेंट किलर। क्यों बोला बेटा, इसीलिए बोला क्योंकि मरीज के अंदर सिम्टम्स तब तक नहीं आते जब तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं करता। तो यहाँ पे वही मैं बात बोल रहा हूँ कि सिम्टम्स क्या आएंगे, तो आप बोलेंगे साहब मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल असिम्प्टोमेटिक होते हैं। कब तक होते हैं, जब तक कि कोई टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हो। फिर हम देखते हैं कुछ कुछ सिम्टम्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल एग्जिबिट करते हैं। जैसे मरीज को होता है साहब हेडेक, मॉर्निंग राइज हेडेक, ऑक्सीपिटल हेडेक, ये हम देख सकते हैं। हम देखते हैं मरीज के अंदर डिजीनेस होना, मरीज के अंदर टिनेटस होना, मरीज में विजुअल डिस्टरबेंस, फ्लश्ड लुक, क्लाइंट में एपिस्टेक्सिस, ऐसी कुछ संभावित प्रदर्शन हम देख सकते हैं। मरीज के अंदर एक्सट्रीम फटीगनेस, वीकनेस, एक्सर्शनल इश्यूज। अगर हम देखें एक इंडिविजुअल जिसके अंदर बीपी बढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि शायद वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है। फिर क्या फाइंडिंग आ सकती है, तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग फाइंडिंग को एग्जिबिट करते हैं। कुछ इंडिविजुअल के अंदर आप देखते हो तो हेडेक एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। वो जनरली बोलता है जब सुबह उठता है तो वो बोलता है कि साहब मेरे को सर दर्द हो रहा है, ऑक्सीपिटल रीजन में ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप बोलते हैं मॉर्निंग राइज हेडेक, आप बोलते हैं ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर दर्द हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे उस मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा हुआ था। नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल में क्या होता है कि दिन के समय तो बीपी बढ़ती है और जैसे जैसे रात होती है ब्लड प्रेशर क्या होता है, घटता है।
लेकिन इस इंडिविजुअल के अंदर बीपी क्या है साहब, बढ़ी हुई है। और इवन नाइट के अंदर भी मैंने बोला डेफिनेशन के अंदर, क्रॉनिक मेडिकल सिचुएशन वेयर वन कैन सी persistent raise of blood pressure above normal parameter। तो यहाँ पे मैंने बोला कि नाइट के अंदर बीपी कम होना चाहिए, लेकिन इस इंडिविजुअल में तो कम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर जो सर्कुलेशन है, जो वेसल्स हैं, जो माइक्रो वेसल्स हैं, वहाँ पे जो ब्लो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, और उसी का आभास उस मरीज को ये हो। लाइकवाइज हम ब्रेन के अंदर की ही बात कर रहे हैं तो डिजीनेस भी हो सकता है मरीज के अंदर। वही माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ईयर का बात करें तो टिनिटस हो सकता है मरीज के अंदर। विजुअल डिस्टरबेंस की बात कॉमन होता है, मरीज बोलता है कि साहब विज़न अल्टर्ड हो रहा है, स्पेक्स के नंबर चेंज हो रहे हैं, विज़न में डिमनेस आ रही है, जल्दी जल्दी नंबर चेंज हो रहे हैं। उस मरीज का बीपी अपना चेक कराना चाहिए। मरीज का लुक फ्लश्ड होता है, बेटा फ्लश लुक इसलिए होता है क्योंकि बीपी ज़्यादा है तो चेहरे में ब्लड क्या करेगा, रश करेगा। एपिस्टेक्सिस, सर्दियों में भी एपिस्टेक्सिस हो रही है, एपिस्टेक्सिस ज़्यादा हो रही है तो बहुत बार हम देखते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके अंदर नोजल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, नाक से ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, आप शायद उसका बीपी देखो, बीपी उसका बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन है। तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग फाइंडिंग को एग्जिबिट करते हैं। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, टिनिटस हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, फ्लश लुक हो सकता है, एपिस्टेक्सिस। अगर कोई क्लाइंट आप CHO हो, भाई साहब एक मरीज आता है जो कि अडल्ट है, 30-40 साल का उम्र का है, वो बोलता है कि साहब बार बार नाक से खून निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, तो आप एक बार उसका बीपी देखिए साहब, है ना। तो बीपी देखेंगे तो शायद आपको मालूम पड़ेगा उस इंडिविजुअल के अंदर हाइपरटेंशन है और उस मरीज को मालूम ही नहीं है। हम देख रहे हैं साहब मरीज में बहुत ज़्यादा फटीगनेस होना, वीकनेस होना, हम देखते हैं एक्सर्शनल इश्यूज होना, कोई चीज़ है काम करने की जो ताकत है वो क्या होगी साहब, कम होगी। ये वैसे देखा जाए तो आपको लगता है ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है, लेकिन इन नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग को थोड़ा सा कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन में लाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दिस फाइंडिंग्स आर टेलिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर ऑर्गन, और पर्टिकुलर ऑर्गन के डिसफंक्शन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो समहाउ आपका बॉडी के वाइटल ऑर्गन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मिसलेनियस फाइंडिंग उस मरीज के अंदर देख सकते हैं जिसको हाइपरटेंशन है। अगर आप इसको एड्रेस नहीं करोगे, अगर आप इसको एड्रेस नहीं करोगे तो शायद मरीज के अंदर हार्ट अफेक्ट हो जाए, शायद मरीज के अंदर ब्रेन अफेक्ट हो जाए, शायद मरीज के अंदर आईज हैं वो अफेक्ट हो, मरीज के अंदर हार्ट अफेक्ट हो सकता है, ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, मरीज के अंदर आई अफेक्ट हो सकती है, इवन मरीज के अंदर किडनी अफेक्ट हो सकती है। और शायद ये अफेक्ट होने लगे तो मरीज के अंदर जो फाइंडिंग आएगा वह कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा। तो आप समझिएगा जो मैंने फाइंडिंग बताई थी आपको, वह फाइंडिंग हो सकता है एक मरीज जिसको हाइपरटेंशन है। और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो शायद मैंने ये बोला कि ये जो वाइटल ऑर्गन है वह बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। तो उन फाइंडिंग के साथ साथ कोई भी फाइंडिंग आप देख सकते हो, CAD, एंजाइना, MI, कार्डियक फेलियर, कोई भी फाइंडिंग आप देख सकते हो, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आप देख सकते हो साहब, विजुअल लॉस हो गया इंडिविजुअल के अंदर, हम देख सकते हैं मरीज के अंदर रीनल फेलियर हो गया, आप देख सकते हो वस्कुलर डिसऑर्डर कि साहब एन्यूरिज्म हो गया, मरीज के अंदर आर्टीरियल वस्कुलर डिसऑर्डर हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वह फाइंडिंग नॉन स्पेसिफिक थी। इसके अलावा मरीज जिसको हाइपरटेंशन है उनमें कौन सा भी फाइंडिंग इन चीज़ों का आ सकता है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब कॉम्प्लिकेशन है किसकी, हाइपरटेंशन की। अगर आपको कोई पूछे क्या कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन की, तो हार्ट के ऊपर देखा जाए तो CAD हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, MI हो सकता है, CCF हो सकता है। ब्रेन के ऊपर हाइपरटेंशन का इम्पैक्ट देखे तो ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक हो सकता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। आइज़ के अंदर देखें तो माइक्रो सर्कुलेशन क्या हो सकता है, आइज़ का अफेक्ट हो सकता है और उसका वजह से मरीज के अंदर विजन है वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। किडनी के अंदर देखा जाए तो शायद जो ग्लोमेरुलर फिजियोलॉजी है, ग्लोमेरुलर फंक्शंस हैं,
वह अफेक्ट हो जाए और मरीज हमारा रीनल फेलियर में तब्दील हो जाए। और बहुत से वेसल्स है जिनके अंदर वस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, एन्यूरिज्म फट सकता है, आर्टीरियल वस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सब हम देख सकते हैं उस मरीज को जिसको हाइपरटेंशन है। तो ये आप कॉम्प्लिकेशन भी समझिएगा या इनके अंदर का कोई भी प्रेजेंटेशन आप क्लाइंट के अंदर देख सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया साहब फाइंडिंग क्या हो सकती है एक मरीज जिसको हाइपरटेंशन है ना। बहुत ज़्यादा लग रही है सकते हैं। तो ये हो गया साहब क्या फाइंडिंग हम देख। CHO हो, अब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, तो सबसे पहले तो आप हिस्ट्री और साहब क्या फाइंडिंग हम देखते हैं एक मरीज जिसको हाइपरटेंशन। अब आती है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो सबसे पहले तो आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करिए, जहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा जो रिस्क फैक्टर, जो टाइप, ड्यूरेशन, वाइटल ऑर्गन का फिजियोलॉजी। CHO हो, अब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, एक मरीज आया जो ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन को बता रहा है, तो आप उसका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। आप पूछ रहे हो कि क्या खाते हो, क्या शौक रखते हो, माता पिता को था क्या हाइपरटेंशन, तभी वह गुस्सा हो जाता है, क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो, तो आप समझ जाओगे इसका पर्सनैलिटी कैसा है, ये स्ट्रेस को भी कितना मैनेज कर पा रहा है। आप सीधी दवाई दो, क्यों टाइम पास कर रहे हो, शॉर्ट में पढ़ाओ, ऐसा बोल सकता है। तो आपको इन चीज़ों को अदरवाइज़ नहीं लेना है, क्योंकि वो हाइपरटेंसिव है तो वो इन चीज़ों को बोल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो हिस्ट्री हम लेते हैं तो वहाँ पे हमको मालूम पड़ता है वह सब रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको बताए, डाइटरी पैटर्न, हैबिट ऑफ इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, है ना। और जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो आप वेट देख सकते हो, BMI देख सकते हो, लाइफ स्टाइल ऑब्जर्व कर सकते हो। आप मरीज के अंदर एक काम करें, ब्लड प्रेशर लें। जब आप BP लेते हो, ब्लड प्रेशर को देखते हो, तो आप उस मरीज का BP लोगे तो BP आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। BP लेने से पहले क्या ध्यान रखेंगे, तो इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखेंगे कि आप मरीज का BP लेने से पहले ये सुनिश्चित करो कि उसने 15 मिनट रेस्ट करा है, वो चाय कॉफ़ी स्मोकिंग करके तो नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है, वो सीढ़ियाँ चढ़ के तो नहीं आया, वो दौड़ के तो नहीं आया। जब मरीज रिलैक्स है तो उस रिलैक्स इंडिविजुअल का आप BP देखिए, आप आर्म में देखिए, आप दोनों बोथ आर्म में देखिए, ठीक है। दोनों हाथों में देखा आपने, उसको प्रॉपर पोजीशन हुआ और सुपाइन पोजीशन हुआ, दोनों में आपने BP को देखा। अगर आपके BP के पैरामीटर बढ़े हुए हैं तो आप समझ जाइए बेटा इसको क्या है, हाइपरटेंशन। तो सिंपल सी बात है, हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आपको उस मरीज के अंदर ब्लड प्रेशर देखना चाहिए, दोनों आर्म में देखना चाहिए, है ना, सुपाइन और प्रॉपर पोजीशन में देखना चाहिए। और ब्लड प्रेशर देखने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि मरीज है वह एक्सर्शन में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब समझिएगा कि वो बाहर 2 बीड़ी पी के आया, स्मोकिंग करके आया, फिर आप उसका BP ले रहे हो, तो BP तो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप ये सुनिश्चित करोगे एटलीस्ट उसने 15-20 मिनट का रेस्ट ले रखा है, वो स्ट्रेस में नहीं है, उसने कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम नहीं कर रखी है ना। फिर आप BP देखिएगा तो आप देखेंगे क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले, तो हम बोल सकते हैं यार इसको तो क्या है, हाइपरटेंशन। अब जब हाइपरटेंशन होएगा तो और जांचें क्या कराएंगे, तो आप इंडिविजुअल के अंदर CBC कराएंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराएंगे, आपको हार्ट के ऊपर इफेक्ट देखना है तो ECG और इको कराइए। आपके अंदर प्रेजेंटेशन ऐसे आ रहे हैं तो आप CT के लिए बोल सकते हैं। आप फंडोस्कोपी, आइज़ का असेसमेंट के लिए फंडोस्कोपी, फंडस एग्जामिनेशन कराएंगे। आप रीनल फंक्शन टेस्ट कराइए, RFT कराइए। आप मरीज़ के अंदर लिपिड प्रोफाइल बनवाइए। आप मरीज़ के अंदर लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए। तो इससे हमको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा,
इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉज है, कौन सा रिस्क फैक्टर है, कौन सा टाइप है और क्या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई है। तो जब हमारे पास क्लाइंट आया है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो क्लाइंट को भी नहीं मालूम था कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। अब क्लाइंट को आप पूछेंगे, जो विक्टिम है उसको पूछिएगा कि आपका बीपी कब बढ़ा हुआ है, तो वो बोलेगा मेरे को तो नहीं मालूम। तो अब आपको ये सब मालूम करना है कि कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप टाइप का मतलब कौन सा स्टेज का है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या मलिग्नेंट है, एक। नंबर 2, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है ना। फिर आपको ये भी देखना है कि रिस्क फैक्टर तो कौन कौन से इस मरीज में है। तो आपने देख लिया कि मरीज को हमने जब पूछा था, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करा था, शायद आपने देखा कि मरीज ओबेस था, मरीज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज़ कर रहा है, मरीज कुछ भी खा लेता है, मरीज स्मोकिंग करता है। तो और क्या रिस्क फैक्टर, मरीज के फैमिली के अंदर भी हमने देखा कि किसी को बीपी था। तो ये सब रिस्क फैक्टर आपको मालूम पड़ेंगे। तो जब आप ये जांचें कराएंगे तो पूरा हाइपरटेंशन के पूर्व की कहानी और बाद की कहानी सब आप असेस कर पाओगे। और ये असेस करना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम हो सकता है। ठीक है, ईसीजी, यहाँ पे हार्ट के बारे में मालूम पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आइस के ऊपर इम्पैक्ट मालूम पड़ेंगे, यहाँ पे किडनी के बारे में मालूम पड़ेगा। तो किडनी हो गया, आइज हो गया, ब्रेन हो गया और ये हार्ट हो गया। ये हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, आइज हो गई, किडनी हो गई। एलएफटी करा रहे हो, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के अंदर मैंने आपको बोला अगर वो ओबेस है, उसके अंदर फैट, तो क्या क्या हो सकता है। तो बेटा उसके अंदर अगर आप लिपिड प्रोफाइल देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, एचडीएल हुआ, एलडीएल हुआ, तो हमने देखा वीएलडीएल, तो वीएलडीएल बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन घटा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड। तो ये सब बैड है, क्योंकि ऐसा होना उस मरीज के अंदर सिस्टमिक एथेरोस्क्लेरोसिस कराएगा, और सिस्टमिक एथेरोस्क्लेरोसिस होएगा तो हमारा इंडिविजुअल में हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, लिपिड प्रोफाइल में वेरिएशन आए, तो जब आप इन जांचों को कराएंगे समुचित, तो आप ये बोल देंगे कि भाई साहब आपको हाइपरटेंशन है, नंबर 1 बात, आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 है, नंबर 2 बात, नंबर 3 आपको प्राइमरी है या आपको सेकेंडरी है। और अगर प्राइमरी है तो आप बोलेंगे भाई साहब आपके अंदर ये सब रिस्क फैक्टर हैं, और सेकेंडरी है तो आप बोलेंगे भाई साहब आपने ये कॉज हमको दिया। और फिर हम बोलेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके वाइटल ऑर्गन शायद अफेक्ट हुए हैं या अफेक्ट नहीं हुए। अगर ये सब चीज़ें आप कर पा रहे हो तो आप सही में ऑफिसर कहने लायक हो, अन्यथा मिथ्या में जी रहे हो। ठीक है, तो ये बात आती है, एक ऑफिसर के असेसमेंट की बात आती है जो वो कम्युनिटी में है, और एक नर्स की बात आती है तो उसको भी ये सब ध्यान होना चाहिए। तो जब आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान होगा। सब हाइपरटेंशन है, पर्टिकुलर स्टेज का है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी है तो ये कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर हैं जो हमने देखे हैं इस मरीज के अंदर। सेकेंडरी है तो हमने देखा है कि शायद ये कॉजेस हैं, है ना। और इंटरेस्टिंगली हमको मालूम है उसके वाइटल ऑर्गन कितने अफेक्ट हुए हैं या अफेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये हो गया बेटा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब प्रश्न आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या करें, तो मेडिकल मैनेजमेंट की बात आती है या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात आती है, और फिर बात आती है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या करेगा या हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या। तो मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, उसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को कम या नॉर्मल कर सकते हैं। तो वी हैव गॉट न्यूमरस प्रोडक्ट अवेलेबल, बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में, कंट्रोल करने में या कम करने में। तो पहले मैं ओनली कुछ नाम ही लिखता हूँ क्योंकि डिटेल डिस्क्रिप्शन आप फार्माकोलॉजी में पढ़ ही रहे हो।
क्या दवाइयाँ हैं जो बीपी को नॉर्मल करने में यूज़ करते हैं? तो बेटा इसके अंदर अगर ग्रुप देखें तो आप डायूरेटिक्स लेते हैं। हम देखते हैं साहब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, AC inhibitor, angiotensin receptor blocker, vasodilator. We have got numerous medication available, and this medication can be utilized to maintain normal blood pressure in individual. अब बात आती है ये जो दवाइयाँ हैं वो कैसे देंगे, किसी को कुछ भी दे सकते हैं? नहीं, वह डिपेंड करता है वंस अगेन बीपी कितना है, कौन सा टाइप है, कौन सा कॉज है, वाइटल ऑर्गन का स्थिति क्या है। बेटा इसके हिसाब से हम उस मरीज के अंदर ड्रग की चॉइस करते हैं। अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप डायूरेटिक्स दे सकते हैं। आपके पास डायूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, आपके पास थाइजाइड और उसके डेरिवेटिव्स हैं, आपके पास लूप डायूरेटिक्स हैं, आपके पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हो आप। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और वेसोडाइलेटर हैं। हम इनको यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। अबाउट दिस मेडिकेशन यू विल डिस्कस इन फार्माकोलॉजी इन डिटेल। जस्ट आई नीड टू टेल द नेम्स ऑफ certain substance, pharmacological substance which can be used to treat hypertension. So you should remember this. Apart from that, what is our role? तो आप इसको नर्सिंग मैनेजमेंट भी बोल दीजिए या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो असेस करेगा मरीज के बीपी को, वो असेस करेगा मरीज के अंदर रिस्क फैक्टर को, मरीज के अंदर कॉज को, वह असेस करेगा मरीज के अंदर टाइप को, और वह असेस करेगा मरीज के अंदर वाइटल ऑर्गन की फिजियोलॉजी। तो मैंने बोला था सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि अगर आपने असेस ही नहीं करा, अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो और यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट पेशेंट, एनीथिंग अबाउट ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, you don't know anything about type, cause of patient, risk factor, what individual is possessing, तो आप शायद उस मरीज के अंदर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू असेस ईच एंड एवरी पैरामीटर somehow which is related with hypertension in individual। तो इसको आपको असेस करना है, और जो असेस कर पाता है वही, मैंने फिर बोला हूँ, वही ऑफिसर है। तो आप देखिएगा कि बेस्ट ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। असेस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? तो आप उस मरीज के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन बोल सकते हैं कि दवाइयाँ लेना क्यों ज़रूरी है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ये बात आप एम्फसाइज करें, है ना। असेसमेंट के बाद पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। देखो पहले तो आपने देखा बीपी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात है कि अगर आपको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का बात आता है तो जो भी दवाई है, चाहे वो डायूरेटिक्स है, CCB है, BAB है, उसको आप प्रॉपर वे में उस मरीज में एडमिनिस्टर करें कि भैया ये डायूरेटिक्स है, इससे पेशाब ज़्यादा आता है, ये आपको मॉर्निंग में लेनी चाहिए, है ना, ये पर्टिकुलर दवाई है उसको आपको ऐसे लेना चाहिए। तो हर चीज़ आपको बतानी है उस मरीज के अंदर और आपको प्रॉपर एडमिनिस्टर्ड करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली कि साहब पीरियोडिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। एक मरीज़ जिसको हाइपरटेंशन है, उस मरीज़ को हम ये भी बताएंगे कि भाई साहब आपको समय समय पे, अंतराल पे आप अपने खुद का अवलोकन करें, आप बीपी को मॉनिटर करें स्वयं, आप बीपी को मॉनिटर करें, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बीपी को ऑब्ज़र्व कराएं। तो उससे हमको समझ में आएगा कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर का क्या हो रहा है, क्या वह नॉर्मल है, क्या वह बढ़ रहा है, क्या वह घट रहा है, क्या आपके वाइटल ऑर्गन तो अफेक्ट हो रहे हैं, क्या आपके वाइटल ऑर्गन तो अफेक्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें हमको करेंगे। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट बातें क्या आती हैं
तो यहाँ पे बात आती है हैबिट मॉडिफिकेशन। आप इसको सिंपल शब्द में लिखते हो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या बातें हम बोलेंगे, तो पहली तो हम बोलेंगे डाइट, फिर हम दूसरी बात बताएंगे एक्सरसाइज, और हम तीसरी चीज बोलेंगे मेडिटेशन, और हेल्थ एजुकेशन की ये सब बातें। हमको ये बताना है उस इंडिविजुअल के अंदर कि साहब डाइट का क्या रोल है बीपी बढ़ाने में। तो डाइट का क्या रोल हो सकता है बीपी को नॉर्मल करने में। तो डाइट के अंदर आप उसको क्या बताइएगा, तो डाइट में आप बताइएगा, हम शब्द यूज करते हैं डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डैश डाइट बोलते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जहाँ पे हम बोलते हैं जो सोडियम इंटेक है उसको आपको लेस देन 2 ग्राम करना है पर डे। हम मरीज को बताएंगे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उसके तहत आप बताइएगा कि जो सोडियम इंटेक है वो आपको लेस देन 2 ग्राम करना है, आपको टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना है, आप फिंगर फूड नहीं खाएंगे, आप फ्राइड प्रोसेस्ड कैन्ड पैक्ड फूड को आप अवॉइड करिएगा। हम उसको बताएंगे सिंपल शुगर नहीं लेना है, कैलोरी ज़्यादा नहीं खानी है। आप बोलेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट वाली चीज़ों को आपको लिमिट करना है। ये सब बातें आती है डैश डाइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ऑफिसर को करनी चाहिए कि लिमिट सोडियम इंटेक। 2.4 ग्राम से ज़्यादा सोडियम एक दिन में नहीं लेना चाहिए इस मरीज को। टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। जो भी पैक्ड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, कैंड हैं, फ्राइड हैं, फिंगर फूड है, जैसे आप चिप्स खा रहे हो, फिंगर चिप्स खा रहे हो, है ना, कुरकुरे खा रहे हो, न जाने और क्या क्या खा रहे हो, ये सब आपको अवॉइड करना है। हम बोल रहे सिंपल शुगर, तो जितनी मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, चाहे वो गुलाब जामुन क्यों ना हो, चाहे वो मिठाई क्यों ना हो, आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों को, सिंपल शुगर अवॉइड करना है। हम इसी प्रकार देखते हैं आप कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट, क्योंकि आप जानते हो एथेरोस्क्लेरोसिस, तो समोसा कचौरी ये सब बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम उस मरीज को एजुकेट करते हैं, बेटा डाइट एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी रिस्क फैक्टर था आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है तो आपको कहीं ना कहीं डाइट के बारे में ध्यान रखना है, आपको डाइट को कंट्रोल करना है, आपको डाइट में अल्टरेशन लाना है। मैंने बोला था आचार विचार व्यवहार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रहन सहन। तो कहीं ना कहीं डाइटरी मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अबाउट दैट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैज़ टू एजुकेट। उसको उनके वो बताना चाहिए कि भैया आप ऐसी डाइट नहीं कंज्यूम करेंगे, नहीं तो आपका बीपी बढ़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आता है हैबिट मॉडिफिकेशन। हमारा ऑफिसर ही मंगवाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हैबिट मॉडिफिकेशन। टबैको, स्मोकिंग, गुटखा, अल्कोहल, उसको बोलना है बेटा ये अवॉइड करो। ये सब एएनएस एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये सब ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ये सब स्टिमुलेंट है। तो हैबिट मॉडिफिकेशन के बारे में बता, हम बोलते हैं एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग,
आप जो भी हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल है उनको विगरस एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए मना करें। आप ब्रिस्क वॉक के लिए बोलेंगे, आप सिंपल वॉक के लिए बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे कि आप 45 मिनट पर डे वॉक कीजिए, कम से कम 5 डेज इन अ वीक। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, इससे आपका वेट रेगुलेट होएगा, इससे आपकी वस्कुलर स्ट्रक्चर और ब्लड की विस्कोसिटी समहाउ इन्फ्लुएंस होएगी। तो वॉकिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम मरीज को बोलते हैं कि आपको 45 मिनट वॉक करना है, आपको 7 दिन में 5 दिन वॉक करना है, आपको विगरस वॉक नहीं करना है, आपको कॉशन के साथ वॉक करना है। उससे आपका वेट रेगुलेट होएगा, आपका कैलोरी बर्न होएगा, आप में एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की जो संभावनाएं हैं वह कम होएगी, आप सिंपली फील गुड करेंगे। ये हमको एजुकेट करना है। हम बोलेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ें, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला डाइट इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, हैबिट मॉडिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, और लास्ट बात ये पर्सनैलिटी का तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन योग एंड मेडिटेशन, आस्क हिम टू डू योग एंड मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम होता है, लेस थॉट, लेस मेंटल एक्टिविटी, एएनएस का स्टिमुलेशन कम होएगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होएगा। तो योगा मेडिटेशन के बारे में भी बताएंगे, मॉनिटरिंग के बारे में बताएंगे, ब्लड प्रेशर की जो मैंने पहले ही बोल दिया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ठीक है, हमारा CHO है भाई, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल है, ही विल टीच ईच एंड एवरीथिंग टू इंडिविजुअल हु इज हैविंग हाइपरटेंशन। इफ समवन आस्क यू what are the complication of hypertension, as I said earlier, you can repeat them, क्या कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन। तो बोलिएगा साहब, अगर देखा जाए हार्ट के ऊपर, तो मैंने बोला कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, MI हो सकता है और CCF हो सकता है। ब्रेन के ऊपर देखा जाए तो TIA हो सकता है और CVA हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। आइज के अंदर मैंने बोला ना, विजन लॉस हो सकता है। मरीज के अंदर किडनी के बारे में बोलेंगे तो रीनल फेलियर हो सकता है, और वस्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे तो वस्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें एन्यूरिज्म भी है और एथेरोस्क्लेरोसिस भी है और थ्रोम्बोसिस भी है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन की जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है हाइपरटेंशन वो आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या है, स्टेजेस क्या होती हैं, टाइप्स के अंदर कौन से टाइप का क्या कॉज है, कौन सा रिस्क फैक्टर है, प्रेजेंटेशन में नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग, स्पेसिफिक फाइंडिंग,